हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का 2019 का अनसॉल्व्ड पेपर सेट 7 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। प्यारे बच्चों, देखिए वीडियोज पर व्यूज बहुत कम आते हैं और हम आपके लिए डेली वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी वजह से हमारा थोड़ा मनोबल कम हो जाता है कि देखिए वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो यार वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो। और देखिए एग्जाम को लेके आप परेशान ना हो, एग्जाम हो या ना हो आपका काम है पढ़ना। तो आप सिर्फ पढ़ते रहिए। बस एक बार दिमाग में ये सोच लीजिए, अगर एग्जाम हो गई और आपने पढ़ना बंद कर दिया तो आपको कितना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जो आपके सपने थे सब धरे के धरे रह जाएंगे अगर आपने अभी भी मेहनत नहीं की है तो इसीलिए आप यही मान के चलिए कि एग्जाम हमारे होने हैं और जब भी होंगे तब की तब देखा जाएगा। फिलहाल हमें तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। आप लोगों को तो और ज़्यादा टाइम मिल रहा है, तो आप लोग अपनी तैयारी बहुत अच्छे से क्लियर रखिए, ठीक है बच्चों। और आपके पास ये सुनहरा मौका भी है बहुत अच्छे नंबर लाने का, क्योंकि काफ़ी बच्चों इस समय पढ़ाई को लेकर जो है शांत बैठे हैं, यानी कम पढ़ाई कर रहे हैं। और इस समय में आप अच्छी पढ़ाई कर लेंगे तो आप कहीं ना कहीं उनसे आगे निकल सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो वीडियो को शेयर भी किया करो और लाइक किया करो। और बच्चों, इसके बाद 2020 का जब हम अनसॉल्व्ड पेपर कराएंगे तो वो आपको इस चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। उसका सॉल्यूशन हम हमारा जो न्यू चैनल है JMD क्लासेस उस पर करने वाले हैं। तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है। ओके बच्चों, चलिए तो आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं बच्चों। तो देखिए हम ने जो क्वेश्चन आपको कराए थे सेट 7 के बच्चों, वो 5 मई के अड़ा तक करा दिए थे आपको, ठीक है। 5 मई के अड़ा, और आज आपका चलेगा 6वां क्वेश्चन, ठीक है। 5 में अड़ा हो गया था, चा और च रह गया अभी आपका इसमें 4 चम्मच क्वेश्चन। देखिए 4 चम्मच में क्या है, हमें एक फंक्शन दे रखा है x² इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू x² प्लस 2 और x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से 2 के लिए रोले प्रमेय सत्यापित करनी है। तो रोले प्रमेय मैंने बहुत बार सत्यापित कराई है, आप लोग स्वयं कीजिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। आप लोग कीजिएगा और ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं करा दूंगा। ये है आपका 6 का नहीं 5th का ना, यस 5th का 4 सवाल है। और क्या दे रखा है, एक फंक्शन दे रखा है fx इज इक्वल टू x² प्लस 2 एंड x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -2 से 2 है ये, ठीक है। और रोले प्रमेय सत्यापित करनी है तो आप इसको खुद कीजिएगा बच्चों, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है वो क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। ये आपका 6 वाला खंड है। इसमें बच्चों पहला जो प्रश्न है वो चैप्टर नंबर 8 से है, समाकलन के अनुप्रयोग। वक्र y बराबर x एवं y बराबर x² के मध्य घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। यानी 6 का प्रश्न है, यानी हमें वक्र दे रखा है y बराबर x, समीकरण नंबर 1, और दूसरा है y इज इक्वल टू x², समीकरण नंबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। इससे घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल तो आपको पता ही होगा। इस चैप्टर में इन क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले आपको जो है परवलय, अति परवलय, इन सब चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए, जो आपने चैप्टर क्लास 11th में पढ़ा होगा, कॉनिक सेक्शन चैप्टर। तो इनके डायग्राम्स बनाने आपको आने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये क्वेश्चन आप स्वयं कीजिएगा, ये मैं आपको करा देता हूँ अब, ठीक है। तो देखिए ये एक्चुअली y बराबर x एक सरल रेखा है जो कि केंद्र से होकर जाएगी, ठीक है। मूल बिंदु से 45 का कोण बनाती हुई जाएगी। और y इज इक्वल टू x², ये एक या फिर आप इसे बोलते हैं x² इज इक्वल टू y, ये एक पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। और ये क्वेश्चन मैंने कई बार आपको कराया है। इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा बच्चों। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसे बनेगा। ये आपकी एक्सिस हो गई और x² इज इक्वल टू 4ay, ये आपकी पैराबोला हो गई, x² इज इक्वल टू y, और ये आपकी यहाँ से लाइन जाएगी y बराबर x, ठीक है। इससे घिरा हुआ जो क्षेत्र ये सेंटर से होके जाएगी बच्चों, कहाँ से हो जाएगी, सेंटर से होके। तो ये लाइन थोड़ा सा आप यहाँ से खींचिए, यहाँ सेंटर से होके जाएगी।
तो ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है। कौन सा? ये वाला एरिया, ठीक है, ये एरिया हमें निकालना है। तो यानी कि ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई और y इज इक्वल टू एक्स से घिरा हुआ क्षेत्रफल, यही तो हो गया। तो ये हमें निकालना है। तो हम ये निकालेंगे कैसे? देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हमें पहले चाहिए, ये पॉइंट, ये परवलय और y बराबर x के प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए। इसको आप मान लीजिए O, इसको आप नाम दे दीजिए A, इसको B, और यहाँ से इसको मिलाइए, इसको नाम दे दीजिए C, ठीक है, और इसको नाम दे दीजिए आप D, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पर करना क्या है, हमें यहाँ निकालना है समीकरण 1 व 2 से घिरा क्षेत्रफल आपको निकालना है। और कौन सा क्षेत्रफल है वो? समीकरण 1 और समीकरण 2 से घिरा हुआ क्षेत्रफल कौन सा है? ये वाला एरिया निकालना है। तो इसका नाम क्या है? OABDO। फिर सुनिए, OABDO, OABDO, ये हमें निकालना है। तो हम ये कैसे निकालेंगे? उसके लिए पहले मुझे टोटल ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। तो गौर दीजिएगा, ये वाला एरिया, ये टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। और इस एरिया में से ये जो खाली खाली भाग है, ये वाला भाग, ये भाग हमें घटाना पड़ेगा, तभी तो ऊपर वाला बचेगा, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे एरिया OABCO माइनस एरिया, ये वाला भाग घटाना है। तो इस वाले भाग का क्या नाम है? O, और ये है आपका D, ODBCO, ये एरिया हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें इस परवलय और y बराबर x के प्रतिच्छेद बिंदु B के निर्देशांक निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लिखते हैं समीकरण 1 से y बराबर x, कहां लग दो? पुट इन सेकंड। समीकरण 2 में लगा दो, तो y की जगह x लगा दो, यहाँ y की जगह, तो y की जगह लगा देंगे x और बराबर x स्क्वायर। अब इस x स्क्वायर को आप लेफ्ट में ले आओ, तो x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या बचा? 0। यहाँ से कॉमन क्या आ गया? x, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 और माइनस x बराबर 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, और 1 माइनस एक्स बराबर 0, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो x की दो वैल्यू आ रही हैं, एक तो x इज इक्वल टू 0 और एक x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और अब y की वैल्यू चाहिए, तो इन्हें पुट कर दो इसमें। तो जब x की वैल्यू 0, तो यहाँ x के 0 लगाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो एक तो बिंदु हो गए आपके x की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0। और जब इसमें लगाएंगे, जब x की वैल्यू 1 लगाएंगे आप यहाँ पर, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 1। तो बिंदु क्या हो गए? 1, 1, क्योंकि x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1। देखिए मैंने क्या कहा था, ये जो y बराबर x है, ये x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, यानी 0,0 से जाएगी। और देखो 0,0 ही आ रहा है एक बिंदु निकल के, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है B, वो है 1,1, यानी x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर अब लिमिट यूज होगी, यहाँ तो x की वैल्यू 0 है और यहाँ 1 है। तो जब हम ये टोटल एरिया निकालेंगे, ये वाला एरिया, तो इसके लिए लिमिट x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 1 तक लगेगी। और ये वाला एरिया इस लाइन से घिरा हुआ है, इस लाइन से, y बराबर x से, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए एरिया OABCO कैसे निकालेंगे? पूरा OABCO, तो लिमिट x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 1 तक लगेगी। इंटीग्रेशन लिमिट x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू 1 तक। और ये वाला जो एरिया है इस लाइन से घिरा हुआ है y बराबर x से, तो y बराबर x, ठीक है। या फिर y का मान कहां से? y dx, और कहां से y का मान? समीकरण 1 से, ठीक है। एंड माइनस जब हम ये वाला एरिया निकालेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? लिमिट x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू 1 तक ही लगेगी, 0 से लेकर 1 तक। और यहाँ y का मान कहां से निकलेगा? ये वाला जो एरिया है, ये इस परवलय से घिरा हुआ है, अंडर दिस परवलय आ रहा है, तो इस परवलय से निकालिए y का मान, यानी कहां से? फ्रॉम सेकंड dx, समीकरण 2 से, ठीक है। अब देखिए, तो यहां से यार हमें y का मान ऑलरेडी निकला दे रखा है और यहाँ भी दे रखा है, दोनों वैल्यू आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो देखिए आप क्या करेंगे, आप इंटीग्रेशन 0 से 1 y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
तो कितनी है x एंड dx और माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1 y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ से, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर एंड dx। अब इसका यहाँ डिफरेंशिएशन कर देंगे, सॉरी इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर लिखेंगे आप इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x लिख दीजिएगा आप जैसे, ठीक है। यहाँ x की पावर 1 का इंटीग्रेशन कीजिए आप, तो x की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, इट मीन्स दैट कि x की पावर 2/2 और लिमिट हो गई x = 0 से 1 एंड माइनस यहाँ x की पावर 2 का इंटीग्रेशन x की पावर 2 + 1 अपॉन 2 + 1 मीन्स कि x की पावर 3/3, x की पावर 3/3 और जो लिमिट है आपकी वो होगी x = 0 से लेके 1 तक। यहाँ इसको सॉल्व करें तो 1/2 को आप बाहर ले लीजिए, अपर लिमिट लगाएंगे x की 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। फाइनली यहाँ 1/3 आप बाहर ले लीजिए, अपर लिमिट लगाएंगे आप x की 1 का क्यूब और लोअर लिमिट x या 0 लगाएंगे तो 0 ही आएगा। फाइनली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का 1/2 में करेंगे तो 1/2 एंड माइनस यहाँ 1/3 सॉल्व आउट करेंगे, एलसीएम आएगा आपका 6 तो 3 - 2 एंड फाइनली 1/6 वर्ग इकाई आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको करना था। तो मेन है कि आपको जो आपको कर्व दे रखे हैं उन कर्व्स को प्लेन पर ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। अगर आप ड्रॉ अच्छे से कर लेते हैं तो डायग्राम ही आपको बता देता है एक्चुअली आपको करना क्या है, डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाता है। डायग्राम अगर आपने करेक्ट बनाया तो ठीक है, और कैलकुलेशन अपनी मजबूत रखिएगा, फिर आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। तो आपका ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है 6 का प्रश्न, ठीक है। तो इजी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में बनते हैं और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस मैंने टाइम रिपीट हुआ है और मैंने सॉल्व भी कराया है। अगर आप मुझसे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपने अनशॉर्ट पेपर मुझसे किया है, अभी तक 6 मैंने सेट करा दिए 2019 के, तो फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत टुच्चे क्वेश्चन लग रहे होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस आप रिविजन करते रहिएगा, रिविजन करना मत छोड़ दीजिएगा, वरना आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद मार लेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए, यहाँ ये जो क्वेश्चन है ये अवकल समीकरण का है, खा प्रश्न है 6 का खा। क्या दे रखा है देखो, dy/dx प्लस 2y = sin x। क्या निकालना है इसका, व्यापक हल निकालना है, जनरल सॉल्यूशन। तो देखिए कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे ये क्वेश्चन तो यार बना बनाया दे रखा है, इसकी डायरेक्ट आप कंपेयर कीजिए की तुलना dy/dx प्लस py = q से करने पर। तो यहाँ पे y का कॉफिशिएंट p है और यहाँ y का कॉफिशिएंट 2 है, तो p की वैल्यू आ गई 2 और इक्वल में q है और यहाँ इक्वल में sin x है, तो q की वैल्यू आ गई sin x। अब आपको यहाँ से निकालना है IF इंटीग्रेटेड फैक्टर। तो IF कैसे निकालेंगे आप, e की पावर इंटीग्रेशन p dx। तो e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू क्या है 2 एंड dx, तो e की पावर 2 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 1 dx बचा, तो यहाँ पे e की पावर 2 कांस्टेंट है, 1 का क्या होगा x, ठीक है। तो ये IF की वैल्यू आ गई आपकी e की पावर 2x। अब आपको यहाँ से सामान्य हल निकालना है, इसका समीकरण निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे आप y/if = इंटीग्रेशन IF × q dx। तो y/if की वैल्यू e की पावर 2x = इंटीग्रेशन IF की वैल्यू e की पावर 2x और q की वैल्यू क्या है sin x एंड dx + c, ये है बच्चों। यहाँ पर आप इसको यहाँ पर फर्स्ट सेकंड रूल यूज करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। और इस पोर्शन को हम अलग सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज ये रिपीट होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं और जो भी इसका इंटीग्रेशन आएगा इसी की जगह लगा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे माना I = इंटीग्रेशन e की पावर 2x × sin x dx। इसको मानो आप फर्स्ट और इसको मानो आप सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए करेंगे अवकलन, तो समाकलन, तो पहले को छोड़ा sin x का समाकलन माइनस के cos x माइनस बड़ा इंटीग्रेशन और यहाँ पर e की पावर 2x का अवकलन e की पावर 2x और फिर 2x का दोबारा करेंगे तो इनटू में 2 और sin x का समाकलन क्या होगा माइनस के cos x एंड dx, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो I = हो गया माइनस की e की पावर 2x cos x माइनस और माइनस प्लस 2 बाहर इंटीग्रेशन e की पावर 2x और यहाँ पर ये cos x dx
और फिर से इसे फर्स्ट मान लो और इसे सेकंड मान लेते हैं हम, ठीक है से अगेन। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाइए इधर, तो i इज इक्वल टू, यहाँ आपका माइनस ई की पावर 2x तो है, माइनस ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स, और ये प्लस 2 बाहर है ही कॉन्स्टेंट में। यहाँ फिर से फर्स्ट सेकंड, तो e की पावर 2x को छोड़ा ही नहीं, पहले को छोड़ा cos x का sin x, माइनस बड़ा सा माकलन, फिर e की पावर 2x का अवकलन, e की पावर 2x और 2x का करेंगे तो 2, और cos x का sin x dx, इस 2 को बाहर ले लीजिए। तो फाइनली माइनस e की पावर 2x cos x और प्लस 2e की पावर 2x sin x, एंड यहाँ पर 2 को आप बाहर ले लेंगे तो 2 बाहर, इंटीग्रेशन e की पावर 2x sin x एंड dx। अब ये पार्ट देखिए, सिर्फ ये इंटीग्रेशन के बाद वाला, ये वाला पोर्शन, ये किसकी वैल्यू है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी ये, इसको हमने क्या माना था, i माना था, तो इसकी हम क्या लगा देंगे, वहां पर i लगा देंगे, और बराबर में आपका i चल ही रहा है, तो i इज इक्वल टू माइनस ई की पावर 2x cos x प्लस यहाँ पर 2e की पावर 2x sin x माइनस 2, और इसकी जगह क्या लगा देंगे i, 2i को इधर ले आओ, तो 2i और एक i 3i, और इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, e की पावर 2x, तो क्या बचा यहाँ पे 2 sin x बचा, और माइनस के यहाँ पर बचा ये आपका जो है cos x, और फाइनली इन दोनों में से e की पावर 2x कॉमन आ गया,2 sin x माइनस cos x बचा, और ये 2i इधर आ ही गया था, 3 को डिवाइड में भेज दो, तो i की वैल्यू आ जाएगी 1/3 e की पावर 2x एंड 2 sin x माइनस cos x, ये i की वैल्यू आ गई। इसे पुट कर दो कहाँ पर, फर्स्ट में, ठीक है, पुट इन फर्स्ट। क्यों, क्योंकि इसी की वैल्यू तो i है, तो इसकी जगह पर हम इसकी वैल्यू लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए y e की पावर 2x इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होकर आंसर आ रहा है ये वाला, तो 1/3 e की पावर 2x 2 sin x माइनस cos x, ठीक है, एंड प्लस c, दिस इज योर आंसर। इस तरीके से आपको ये करना था, आपका सवाल हो गया, ठीक है। तो बहुत आसान है, और चाहो तो आप ये कैंसिल आउट कर भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्लस से ही आ रहा है, तो यहीं आप छोड़ दीजिए, दिस इज योर आंसर। या आप e की पावर 2x का डिवाइड भी कर सकते हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। अगर आपने पीछे के चैप्टर से अच्छे से पढ़े ना, तो ये सब चैप्टर बहुत सिंपल है यार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को उठाते हैं बच्चों। अगला जो प्रश्न है आपका क्या है, वो यह है, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र इतने को स्पर्श करते हैं। इट मीन्स एक रेखा है जो किसी वक्र को टच करके जा रही है, और उसकी प्रवणता हमें दे रखी है, स्लोप दे रखी है, ठीक है, ढाल भी बोल सकते हैं हम उसे, और उन लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट हमें करनी है एक्चुअली। तो देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर जो हमें गिवन है, पहले जो भी चीज़ हमें गिवन है उसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं ना। तो भाई आपको जो गिवन है वो क्या है, मैं यहाँ बता देता हूँ। आपका क्वेश्चन है 6 का ये खा, ठीक है, एंड 6 का खा नहीं, आई थिंक 6 का गा है यार ये ना। चलिए, तो यहाँ पर गिवन क्या है, प्रवणता दे रखी है 2 है, ठीक है, एंड वक्र दे रखा है जिसको रेखाएं स्पर्श करके जा रही हैं y प्लस 2/x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और स्पर्श रेखाओं की समीकरण, यानी वो सभी स्पर्श रेखाओं के समीकरण हमें ज्ञात करने हैं जिनकी प्रवणता तो 2 है और वो इस कर्व को टच करके जा रही है, ठीक है। तो उसके लिए देखिए प्रवणता एक तो हमें यहाँ पे दे रखी है, किसी भी लाइन की इक्वेशन, ध्यान से समझिएगा, किसी भी लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें उस लाइन की प्रवणता पता होनी चाहिए, और वो लाइन जिस पॉइंट पर टच करके जा रही है किसी कर्व को, वो पॉइंट्स पता होने चाहिए। तो यहाँ प्रवणता तो हमें ऑलरेडी गिवन है, बट पॉइंट नहीं पता कि वो जो लाइंस हैं वो इस कर्व को किस पॉइंट पर टच कर रही हैं। तो एक्चुअली हमें पॉइंट फाइंड आउट पहले करने पड़ेंगे, और पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ से हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा, एक्चुअली वो एक प्रवणता होगी
उन स्पर्श रेखाओं की जो इस कर्व को स्पर्श करके जा रही हैं, और एक प्रवणता हमें ऑलरेडी गिवन है, दोनों ही प्रवणताएं सेम होंगी इसलिए उन्हें इक्वल रखेंगे और वहां से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे, इसका आप डिफरेंशिएशन कीजिए, इसे फर्स्ट बना लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 यानी समीकरण 1 का एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा, चलो कोई नहीं, ऐसा करो, इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, इस 2/x-3 को राइट में ले जाओ, तो y = हो जाएगा 2 - 2/x-3। ठीक है, अब करिए, तो y का क्या होगा, dy/dx, यह अंश बटे हर वाली कंडीशन बन गई, तो हर का वर्ग, फिर हर को छोड़ा यानी x-3 को छोड़ा, -2 का अवकलन 0, -0 भी बोल सकते हो, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। ठीक है, एंड माइनस, फिर हर को छोड़ा, अंश का अवकलन, अंश को छोड़ा यानी -2 को छोड़ा, हर का अवकलन, हर क्या है x-3, तो x का 1 और -3 का 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से dy/dx आ गया आपका, इसका इसमें करेंगे टोटल 0 हो गया, माइनस प्लस 2 का 1 में करेंगे 2/x-3 का स्क्वायर। एक्चुअली ये भी उन्हीं स्पर्श रेखाओं की प्रवणता है जो इस कर्व को स्पर्श करके जा रही हैं, और ये भी है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल। ठीक है, एक्चुअली प्रवणता हमें ये दे रखी है और ये भी क्या है, प्रवणता है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगी आपस में इक्वल। तो हम यहाँ कह सकते हैं 2/x-3 का होल स्क्वायर बराबर 2 से 2 कट गया 1 टाइम। ठीक है, अब इसके क्रॉस कर लो या कुछ पलट दो, x-3 का होल स्क्वायर बराबर आ जाएगा 1, तो x-3 बराबर आ जाएगा +-1। तो यहाँ से एक बार तो ले लेंगे आप प्लस लेने पर। ठीक है, तो x-3 बराबर +1, तो x बराबर 3 और 1 4 हो जाएगा, और एक बार आप लेंगे माइनस लेने पर, तो यहाँ माइनस सिंबल आएगा, तो x-3 = -1, तो x = +3 - 1, तो फाइनली x = 2 आ गया। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 मिली हमें, ऐसे यहाँ से y की वैल्यू 2 मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो आप, x = 4, पुट इन फर्स्ट, यहाँ पुट कीजिए आप, यहाँ कर दो या यहाँ कर दो, बात एक ही है, इसे फर्स्ट बना लो आप। ठीक है, तो y = -2/x की जगह 4 - 3, तो y = -2/1 बचा, फाइनली y = -2 हो गया। तो बिंदु क्या आ गए भाई, x की वैल्यू जब हमने लगाई 4, तो y की वैल्यू मिली -2, एक बिंदु तो ये आ गया, यानी जो स्पर्श रेखा है वो एक तो इस बिंदु से होकर जाएंगी और दूसरा बिंदु और है, x = 2। ठीक है, पुट इन फर्स्ट यहाँ, तो y = -2 तो है, और यहाँ 2 - 3, तो -2 और यहाँ -1, इससे कट गया, फाइनली 2 आ गया। तो x की वैल्यू जब हमने लगाई 2, तो y की वैल्यू भी आई 2। ये दो बिंदु हो गए और एक प्रवणता हो गई। अब हमें निकालनी स्पर्श रेखा का समीकरण, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दो यार, स्पर्श रेखा का समीकरण जो बिंदु किससे होकर जा रही है, इस वाले बिंदु से निकाल लेते हैं पहले, 4, -2 से जाती है, और प्रवणता क्या है उसकी 2 यूज करेंगे आप। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है y - y1 = m x - x1, ये आपका x1 होता है, ये आपका y1 होता है। तो y - y1 की वैल्यू -2 और एक माइनस प्लस है +2, और m की वैल्यू कितनी है प्यारे, m की जो वैल्यू है वो 2 है, और x - x1 की वैल्यू कितनी है 4, तो y + 2 = 2x - 8, इन दोनों को राइट में ले जाओ, तो 2x - 8, y जुड़ जाएगा तो -5 और -2 बराबर 0, तो 2x - y, -8 और -2 -10 बराबर 0। एक तो स्पर्श रेखा का समीकरण ये आ गया, यानी एक तो ये स्पर्श रेखा है जो इस कर्व को स्पर्श करके जा रही थी, और एक और है, उसके लिए बिंदु यूज करेंगे ये वाले, प्रवणता वही रहेगी। तो एक और निकालो स्पर्श रेखा का समीकरण, तो ये होगा y - y1 = m x - x1। इसके लिए ये x1 और y1 का काम करेंगे। बिंदु क्या है, बिंदु है 2, 2, ये x1 और ये y1,
तो y माइनस वाई वन की वैल्यू 2, m की वैल्यू 2, x माइनस एक्स वन की वैल्यू 2, तो y माइनस 2 और 2x माइनस 4 दोनों को इधर ले जाओ, तो 2x माइनस वाई माइनस 4, 2 इधर जाएगा प्लस 2 बराबर 0, तो 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। तो एक स्पर्श रेखा का समीकरण ये है, ठीक है। तो ये वो दो रेखाएं हैं, सभी रेखाएं पूछी, सभी मतलब दो ही रेखाएं निकल के आई हैं। तो ये वो दो रेखाएं हैं जो इस कर्व को 2,2 और एक पॉइंट क्या था आपका ये 4,-2 को टच करके जा रही थी, और इनकी जो प्रवणता थी वो 2 थी, ठीक है। चलिए, तो 6 का गा क्वेश्चन था आपका, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। इस टाइप के मैंने कई क्वेश्चन आपको कराए हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझा हो ना तो यार ये ज़रूरत नहीं है आपको मुझसे समझने की। मैथ में मैंने आपको इतना कुछ दे दिया है कि अगर आप इसको ठोस कर लेंगे तो पूरा पेपर करके आएंगे यार, बिलीव मी। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये आव्यूह से संबंधित है, और ये आव्यूह आप खुद निकालिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। गुणा करना है दो आव्यूहों का, तो आप खुद कर लीजिएगा, मैं बता देता हूँ आपको, मैं लिख देता हूँ क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। देखिए एक तो आपको ए दे रखा है, इसके जो अंदर एलिमेंट है 1, 2, 5 हैं, 3, 4 एंड ये कितना है 6 है, और बी आपको दे रखा है, इसके अंदर जो एलिमेंट है वो है 4, 2, 1 एंड 0, 1, 5, और आपको निकालना क्या है ए बी और बी ए, तो आप निकाल लीजिएगा। इसका क्रम हो गया 2 गुणा 3 और इसका क्रम हो गया 3 गुणा 2, तो लास्ट और फर्स्ट सेम है, गुणा तो हो ही जाएगा, ठीक है। गुणा पॉसिबल है, और आप ए बी बी ए निकाल के दिखा दीजिएगा जो भी आपका आंसर है, ठीक है, करेक्ट करिएगा। बट अगला क्वेश्चन क्या है उसको उठा लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वह है बच्चों चैप्टर नंबर 11 से, ठीक है, 3D से। इसमें कहा है कि उस समतल का सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण पूछा है हमसे, ठीक है। अणा है ये 6 का घात था जो आपको खुद करना है, 6 का अणा आपको मैं करा रहा हूं। यहां पर हमें समतल का सदिश तथा कार्तीय समीकरण निकालना है। समतल का सदिश तथा कार्तीय समीकरण हमसे पूछा है कि आप उस प्लेन का वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है, और कार्टेशियन फॉर्म आपको फाइंड आउट करनी है। 6 का ये आपका ये आपको निकालना है ना। और क्या क्या गिवन है यहाँ पर भाई, आपको जो बिंदु दे रखे हैं वो समीकरण जो है इन बिंदुओं से होके जा रहा है। बिंदु हमें दे रखे हैं क्या है, इसको P बिंदु मान लेते हैं, 0.5, 5, 2, -4, और आगे क्या है भाई, द्विक अनुपात दे रखे हैं, द्विक अनुपात ये है आपके 2, 3, -1। यानी क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा, देखिए इसमें ये करा है कि उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से तो होकर जाता है और द्विक अनुपात 2, 3, -1 वाली रेखा पर लंब है। तो यार इसका तो सीधा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ठीक है। पहले तो देखिए यहाँ से आप क्या कीजिए, आपको बिंदु दे रखे हैं ना, यहाँ से आप वेक्टर ए बना लीजिए, ये हो जाएगा 5i और प्लस के 2j कैप और माइनस के 4k कैप, और यहाँ से आपका ये बनेगा वेक्टर n 2i प्लस 3j माइनस के 1k कैप। क्योंकि सदिश समीकरण क्या होता है, एक बिंदु से होकर जाने वाली और द्विक अनुपातों पर लंब सदिश का समीकरण का जो फॉर्मूला होता है, सदिश समीकरण ये होता है वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट वेक्टर n बराबर 0, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, वेक्टर r माइनस वेक्टर a की वैल्यू आपने अभी यहाँ से निकाली है, ब्रैकेट लगा के लिखिए 5i प्लस के 2j कैप एंड माइनस के 4k कैप, ठीक है।
एंड इसे बड़ा ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए एंड डॉट वेक्टर एन. व्हाट इज वेक्टर एन? दिस 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप. ठीक है, और इक्वल में क्या है? 0 है. अब क्या कीजिए, ये आपका हो गया वेक्टर फॉर्म. ठीक है, एक काम आप कर सकते हैं, इसको ये वेक्टर फॉर्म वैसे आपका यही ठीक है आंसर, है ना. या फिर आप ये भी कर सकते हैं, इसका इसमें डॉट भी कर सकते हैं, हाँ है ना, डॉट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. या यही छोड़ दीजिए. ये आपका हो गया सदिश समीकरण. ठीक है, या आप इतना कर सकते हैं कि इसका पहले इसमें कीजिएगा, फिर इसका इसमें डॉट कर दीजिएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है. अब यहाँ से जो कार्तीय समीकरण है वो कैसे निकलेगा? कार्तीय समीकरण के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इस r की जगह पर वेक्टर r इजिकल टू हम जानते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है, ये आप यहाँ पर लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा. तो लगाइए, वेक्टर r की जगह xi कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप और माइनस ये आपका है 5i एंड प्लस 2j कैप एंड माइनस 4k कैप, ब्रैकेट क्लोज एंड डॉट 2i कैप प्लस के 3j कैप माइनस के कैप इक्वल 0. तो अब देखिए यहाँ पर आप गौर दीजिए यार जरा, यहाँ से और यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है. क्या? यहाँ से आ रहा है i कॉमन, तो i कॉमन ले लीजिए आप. तो क्या बचा? x माइनस 5, जो कि माइनस अंदर जाएगा. ठीक है, एंड यहाँ से और यहाँ से j कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा y और ये माइनस के 2 हो जाएगा. ठीक है, एंड प्लस यहाँ से और यहाँ से क्या आ रहा है? k कॉमन आ रहा है, k कैप. ये प्लस का z और ये माइनस अंदर जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस के 4, z प्लस 4 हो जाएगा. ठीक है, इस तरीके से एंड ब्रैकेट क्लोज डॉट 2i प्लस 3j माइनस k बराबर 0. ठीक है, अब इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए. कैसे? i वाले का i वाले के साथ, j वाले का j वाले के साथ, k वाले का k वाले के साथ. तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस ब्रैकेट में, तो 2 का x में करेंगे 2x और 2 का करेंगे -5 में तो 10 और i डॉट i क्या हो गया? 1 एंड प्लस यहाँ पर देखिए 3 का होगा y में तो 3y और 3 का होगा -2 में तो 6 और यहाँ j का करेंगे j में तो j डॉट j 1 हो गया. यहाँ पर आइए आप माइनस यहाँ k है तो यहाँ इनटू में 1 होगा, -1 का करेंगे आप ऐसा करिए एंड प्लस 1 का करिए आप, है ना, या फिर -1 का करो, हटाओ. -1 का z में करेंगे तो -z और -1 का 4 में करेंगे तो -4 और k डॉट k 1 बराबर हो गया 0. अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं. तो 2x माइनस 10, 2x माइनस 10 है आपका 3y माइनस 6, 3y माइनस 6 एंड माइनस जेड माइनस 4 इक्वल 0. तो फाइनली 2x प्लस 3y माइनस जेड -10 और -6 -16 और 4 -20 बराबर 0. दिस इज योर कार्टेशियन इक्वेशन. ठीक है, वेक्टर इक्वेशन ये रही और कार्टेशियन आपका ये रहा. तो दोनों ही हमसे पूछे थे, हमने दोनों ही फाइंड किए. मेन है कि आपको फॉर्मूला अच्छे से प्रिपेयर हो. अगर आप फॉर्मूले डेली याद कर रहे हैं, फॉर्मूले में कोई समस्या नहीं है, तो फिर आपको कोई दिक्कत आएगी भी नहीं. सभी क्वेश्चन बहुत ईजी से आप कर लेंगे यार. ठीक है, तो मेन होता है कि यार फॉर्मूले को अगर आप अच्छे से करके चल रहे हैं तो फिर समस्या आपको नहीं आनी चाहिए. ठीक है, अब अगला जो प्रश्न है उससे उठाते हैं जरा. ठीक है, क्या है देखिए. तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है 6 का 4 प्रश्न है ना, और इसके अंदर 2 पॉइंट हमसे पूछे हैं. एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है. यहाँ पर करा कि एक पासे को 5 बार यदृच्छा फेंका जाता है. एक पासा है उसको 5 बार फेंकते हैं. एक बार फेंका, कुछ जो आया नंबर उसे नोट कर लिया, दोबारा फेंका फिर नोट कर लिया, तिबारा फेंका फिर नोट कर लिया, ऐसे 5 बार फेंका है. ठीक है, और प्रायिकता ज्ञात करनी है कुछ. ठीक है, एक पासे को 5 बार फेंका जाता है. तो ये है आपका 6 का 4 प्रश्न. तो एक पासे को 5 बार फेंका जाता है, ये कहा गया है इसमें. ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट आपको करनी है कि कोई एक निश्चित अंक 4 बार आए,
प्रायिकता निकालनी है नंबर 1 पॉइंट, कोई एक निश्चित अंक 4 बार आए। ठीक है। और दूसरा पॉइंट में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि कोई एक निश्चित अंक कम से कम 4 आए, 4 बार। कोई एक निश्चित अंक कम से कम 4 बार आए। ठीक है। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है। आप ये बताइए, जब हम पासे को फेंकते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं नंबर आने की? तो वो 6 पॉसिबिलिटी होती हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। ठीक है। तो 6 पॉसिबिलिटीज होती हैं। ठीक है। तो अब ये बोल रहे हैं कि कोई एक नंबर, उन 6 नंबर्स में से कोई एक नंबर जो है फिक्स है और वो कंटिन्यू 4 बार आता है। इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए। तो हम किसी भी एक नंबर को फिक्स कर लेते हैं। एक पासा 5 बार फेंका जाता है, तो पासा फेंकने पर क्या होता है? पासा फेंकने पर जो प्रत्यय समष्टि बनती है वो क्या बनती है भाई? 1 आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी एंड 6 भी। तो इसमें से अब पहले पॉइंट में कहा है कोई एक अंक निश्चित अंक, कोई एक निश्चित अंक 4 बार आता है, यानी कोई एक अंक है और वही 4 बार रिपीट होता है। मैंने पहली बार फेंकेंगे तब भी वही आएगा, दूसरी बार फेंकेंगे तब भी वही आएगा, तीसरी बार फेंकेंगे तब भी वही आएगा, चौथी बार फेंकेंगे तब भी वही आएगा, 5वीं बार कुछ और आ सकता है, बट 4 बार फिक्स है वही आएगा। ठीक है। तो कोई एक नंबर मान लेते हैं, मान लीजिए इसको फिक्स कर लो या ऐसे किसी एक को फिक्स कर लो यार। कोई एक नंबर लगातार 4 बार आ रहा है, तो उस नंबर के लगातार 4 बार आने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है। तो प्रायिकता क्या होगी? 4 बार आने की हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कि यहां पे ये भी लिख सकते हैं लगातार 4 बार, या फिर ऐसा छोड़ो, आप वो निकालिए, P मान लीजिए जैसे ये एक अंक लगातार 4 बार आ रहा है, तो कितने अंक लगातार 4 बार आ रहे हैं? एक अंक। कितने में से? 6 में से। 1/6। नहीं समझ गया भाई? एक अंक है जो लगातार 4 बार आ रहा है, तो कितने अंक लगातार 4 बार आ रहे हैं? एक अंक, इसलिए एक। कितने में से? 6 में से। अब फिर कितने अंक लगातार 4 बार नहीं आ रहे वो देख लीजिए, तो 5 होंगे। तो यानी उसे मान लीजिए आप Q, तो 1 - 1/6 यानी कि 5/6। ये इतने अंक लगातार 4 बार नहीं आ रहे हैं। ठीक है। अब हमें प्रायिकता निकालनी है। लगातार एक अंक 4 बार आने की प्रायिकता। तो लगातार 4 बार आ रहा है, तो पहली बार आएगा, तो लगातार 4 बार पहली बार आने फिक्स वाले नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6। तो पहली बार आएगा तब भी 1/6, दूसरी बार आएगा तब भी 1/6, तीसरी बार आएगा तब भी 1/6, चौथी बार आएगा तब भी 1/6 और 5वीं बार नहीं आएगा। लगातार 4 बार आ रहा है, तो लगातार 4 बार आने के लिए हमने क्या निकाली? प्रोबेबिलिटी P = 1/6 और कम जो 4 बार नहीं आ रहा है लगातार उनकी प्रोबेबिलिटी 5/6। तो 4 बार तो लगातार आ रहा है, तो यही प्रोबेबिलिटी लिखी जाएगी, और 5वीं बार नहीं आएगा तो फिर ये वाली प्रोबेबिलिटी आएगी 5/6। तो हम यहाँ ये भी कह सकते हैं कि ऊपर तो हो गया 5 और नीचे 6 की घात 1 1 1 1 1 6 की घात 6। ठीक है। नहीं सॉरी 5 आपका आंसर। आप चाहो तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक। और अगला पॉइंट क्या कहा है? अगले पॉइंट में हमसे पूछा है कोई एक अंक कम से कम 4 बार आने की प्रायिकता। कम से कम 4 बार आने की प्रायिकता। तो भाई कम से कम 4 बार आने की प्रायिकता पूछो। कम से कम 4 का मतलब क्या है? जो कहा है वो और उससे ज्यादा भी, यानी कोई भी एक अंक लगातार 4 बार भी आ सकता है और 4 से ज्यादा बार यानी 5 बार भी आ सकता है, क्योंकि 5 से ज्यादा बार तो हम पासे को फेंक नहीं रहे हैं। तो यानी कि क्या कंडीशन बनेगी? एक तो कंडीशन ये बनेगी कि प्रोबेबिलिटी व्हेन r = 4, या फिर आप डायरेक्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कि लगातार 4 बार यानी 1/6 1/6 1/6 1/6 और 5वीं बार नहीं तो 5/6 आएगा। फिर प्लस लगातार 4 बार आ सकता है। भाई कम से कम 4 का मतलब क्या है? 4 बार भी
और 5 बार भी, तो 4 बार के लिए तो ये हो गया, और 5 बार भी आ सकता है तो 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6। भाई कम से कम कोई एक अंक लगातार 4 बार आने की प्रायिकता, तो कम से कम लगातार 4 मतलब 4 बार भी आ सकता है तो 4 बार आ गया, और 5 बार भी आ सकता है तो 5 बार के लिए भी ले लिया। अब इसको सॉल्व करना है, तो मैं सॉल्व इधर कर देते हैं जरा। देखिए यहाँ पे ऊपर तो 5 हो गया और नीचे 6 की घात 5 एंड प्लस ऊपर 1 और नीचे 6 की घात 6, तो 1/6 की घात 6। तो आप 1/6 की घात 5 कॉमन ले लेना, यहाँ क्या बचेगा आपका 5 और प्लस यहाँ बचेगा 1/6, जो कि 5 पावर तो बाहर निकल गई, तो 1/6 की घात 5, और यहाँ एल्सियम तो आएगा 6×5 = 30 और 1 31/6, और तो फाइनली सॉल्व करेंगे तो 31/6 की घात 6, सॉरी हाँ सही है, ठीक है, यही आएगा आपका आंसर। तो आप चाहे तो सॉल्व कर लीजिएगा 6 की घात 6, 6 को 6 बार गुणा करके लिखिएगा, जो भी है आप आंसर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। तो जल्द ही आपका ये सेट 7 फिनिश हो जाएगा बच्चों, और आफ्टर सम टाइम फिर हम 2022 वाला कराएंगे सेट, तो वो आपको JMD क्लासेस पर ही मिलेगा, इसलिए आप उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में। ओके, थैंक यू।